नमस्कार। बचपन में आप सभी ने गली क्रिकेट तो जरूर खेली होगी। उस गली क्रिकेट में एक नियम ये होता था कि जिसका बैट होता था वही बल्लेबाजी पहले करता था और वह कितनी देर तक बल्लेबाजी करेगा और कितनी बार बल्लेबाजी करेगा ये वही बैट लाने वाला शख्स तय करता था। आज राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और इस समय मोदी सरकार और अमित शाह ये पूरी तरह से तय करके बैठे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हमारे पास सांसदों की कमी नहीं है। हम एक के बाद एक बिल पास करा रहे हैं और आगे भी पारित कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब साफ है कि अमित शाह ने ये ठान लिया है कि आने वाले समय में विपक्ष को वो किसी प्रकार का मौका नहीं देना चाहते। एक भी बिल पर चर्चा करो या ना करो, संसद में तो बिल पास होकर ही रहेगा, ये अमित शाह ने क्लियर कर दिया है। निश्चित तौर पर अमित शाह वो शख्स हैं जो ऐसा लगता है 24 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक बार संबोधन में कहा था कि वो लगभग 18 से 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमित शाह पूरे 24 घंटे काम करते हैं। और यह बात AIM के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि अमित शाह कभी भी खाली नहीं बैठते। अगर वह नहीं नजर आ रहे हैं या अपने कमरे में रहे हैं, निश्चित तौर पर वह कोई न कोई रणनीति जरूर बनाते नजर आ जाएंगे आपको। मतलब साफ है कि अमित शाह वो शख्स हैं जो देश हित के लिए कुछ ऐसे काम निकाल कर ले ही आते हैं जो शायद अब तक किसी ने नहीं किया होगा। मसलन बात ये नहीं है और खबर ये भी नहीं है। खबर यह है कि 2 दिन पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एक कमरे में मुलाकात करते हैं। वहां वो ये बताते हैं कि अमित शाह आने वाले समय में परिसीमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल को एक साथ पेश करने वाले हैं। क्या आप इस पर साथ देंगे? इस पर राहुल गांधी बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और उन्हें यह सवाल पूरी तरह बुमराह की तरह एक बाउंसर लगता है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। गोलमोल जवाब देते हुए और सवाल को टालते हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि पहले संसद में जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुई है जंतर मंतर पर, उस पर चर्चा हो, चंदा चोरी पर चर्चा हो, तब हम आगे इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन किरण रिजिजू को जो कहकर भेजा गया था अमित शाह के द्वारा, उन्होंने उसी का पालन किया और कहा अगर आप इस पर साथ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन आप ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप साथ नहीं देंगे तो क्या हम आने वाले समय में डिलिमिटेशन बिल, महिला आरक्षण बिल और जो FCRA बिल है उसको हम पास नहीं कराएंगे। ये आपकी गलतफहमी है, वो पास होकर किसी भी हाल में रहेंगे और उसके लिए पूरा खाका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष हंगामा करके लगातार ये सोच रहा है कि हम आने वाले समय में अमित शाह द्वारा जो बिल लाया जाएगा उसको हम टाल देंगे या किसी तरह से उसको पारित नहीं होने देंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि संसद पटल के पीछे भी कई योजनाएं ऐसी गढ़ी जाती हैं और कई राजनीतिक ऐसी बिसातें बिछाई जाती हैं जो शायद किसी के समझ में नहीं आती, और अमित शाह 24 घंटे बिसात बिछाते नजर आते हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार मौजूदा हालात में पूरी तरह से लोकसभा में अपने बहुमत के साथ खड़ी है। राज्यसभा में अगर बहुमत की बात की जाए तो राज्यसभा में जिस तरह से पिछले महीने में उसने आम आदमी पार्टी से सांसद जुटाए हैं, जो राघव चड्ढा के साथ सांसद आए थे, इसके बाद उद्धव ठाकरे के खेमे से सिंधे गुट में जो सांसद मिले हैं जाकर, उसके बाद जब बंगाल में हार हुई तो TMC के लगभग 30 सांसद बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। ऐसे में यह मानकर चला जा रहा है कि न राज्यसभा में दिक्कत होने वाली है बीजेपी को आने वाले समय में बिल पास कराते समय, और ना ही लोकसभा में। और 2/3 का बहुमत चाहिए होता है राज्यसभा में।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में तो वैसे बीजेपी के पास बहुमत है दोस्तों, और राज्यसभा में अभी भी 163 के आसपास है, और अमित शाह को तनिक भी देर नहीं लगेगी कि वो पूरी तरह से अपना 2/3 बहुमत जुटा लें। दोस्तों एक बात ये खास हो जाती है कि आखिरकार विपक्ष पूरी तरह से अमित शाह के जाल में कैसे फंस गया है। दरअसल विपक्ष को कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक आप देखिए कि जिस तरह से पेपर लीक को लेकर एक बिल पास हुआ, वंदे मातरम को लेकर भी बिल पास हुआ, उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक बिल पास हुआ, ठीक है, और इसी तरह एक छोटे मोटे और बिल पास हो रहे हैं। अब विपक्ष को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार अमित शाह जिस तरह से अगस्त के महीने में धड़ाधड़ बिल पास कर रहे हैं, जुलाई के अंत के महीने में भी पास किए थे, उसे आखिरकार रोका कैसे जाए। अगर ये बिल लगातार ऐसे ही पास करते चले गए तो शायद विपक्ष की ताकत कम होती चली जाएगी और जनता के प्रति जो विपक्ष का विश्वास है वो निश्चित तौर पर पूरी तरह से चकनाचूर होता नजर आएगा। इसमें दोस्तों कोई दो राय नहीं है। अब एक बात ये बिल्कुल तय है कि जिन लोगों को ये लगता है कि अच्छा, एक बात आप ये ने नोटिस की है कि जब डिलिमिटेशन को लेकर कहा जा रहा था कि सरकार ये बिल लाएगी और फिर जो राज्य हैं उनकी सीटें बढ़ेंगी, लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव दोस्तों क्या फैलाया, उसने कहा कि इससे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो कमजोर होंगे और जनसंख्या के आधार पर ही ये डिलिमिटेशन लाया जा रहा है, जो परसीमन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन सरकार ने ये पूरी तरह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था संसद में ही, लोकसभा में, कि किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, राज्यों को पूरी शक्ति मिलेगी, कोई शक्ति नहीं छीनी जाएगी, और यहां तक कि वो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उन्हें सीट बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब देखिए एक चीज ये कही जा रही थी, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, एक चीज ये कही जा रही थी कि चाइनीज मॉडल इस समय लाना चाहती है मोदी सरकार, क्योंकि चाइना में आप देखिए कि इस समय शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं और वही चुनाव में खड़े होते हैं और वही जीतते हैं, और विरोधी पार्टी क्या ही खड़ी होती है क्या ही जीतती है, इसमें कोई दो राय नहीं, आपने सभी ने देखा होगा। कुछ ऐसा ही हाल रूस का है। लेकिन चाइनीज में क्या होता है, बड़ी संसद है और बड़ी संसद में न जाने कितने सांसद बैठे हुए हैं, लेकिन कोई प्रस्ताव पारित होता है, कुछ भी होता है, और उसमें बहुमत तो पूरी तरह से शी जिनपिंग को मिलता है। और कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भारतीय राजनीति में करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब 850 के आसपास सीटें हो जाएंगी, यानी 830 के आसपास सीटें हो जाएंगी या उससे ऊपर हो जाएंगी, तो शक्ति भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज्यादा मिल जाएगी, और फिर उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आने वाले समय में वो किसी भी बिल को पास कराने में असमर्थ साबित हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त कर दिया है कि उनकी सीटें जो दक्षिण भारत की हैं उनकी भी सीटें बढ़ेंगी, और जो नॉर्थ भारत की हैं उनकी भी सीट बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नुकसान किसी को होने वाला नहीं है, ये उन्होंने पहले बता दिया है। सरकार ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया, उस ड्राफ्ट में ये बात कही गई है कि नुकसान किसी को नहीं होगा, लगभग 50% सीटें उसमें बढ़ेंगी। अब मान करिए चलिए, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो अगर 50% बढ़ने की मांग की जा रही है तो इसका मतलब ये है कि 120 हो जाएंगी। फिर 120 का मतलब ये है कि 40 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ी हैं, तो यानी 40 नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे। अब 40 नए लोकसभा क्षेत्र बनेंगे तो उससे दो लोगों को खास फायदा होगा, एक सांसद को फायदा होगा और एक जनता को फायदा होगा। जनता को विकास के नजरिए से फायदा होगा और सांसद को अपने नजरिए से भी फायदा होगा, क्योंकि सांसद कई बार ऐसे होते हैं दोस्तों कि वो पार्टी की लाइन जो होती है उससे अलग सोचते हैं। पार्टी अपनी लाइनें तय कर देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें तय हो जाती हैं कि मतलब खुद सांसदी का भी एक तमगा होता है कि अगर हम सांसद हैं तो हमें क्या अथॉरिटी मिलती है सरकार की तरफ से, क्या नहीं, तो उस पर भी कई बार सांसद जी सोचते हैं और फिर विपरीत जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कई दौरान और कई बार ये देखा गया है। दोस्तों एक बात इसमें साबित हो कि दक्षिण भारत के जो कुछ सांसद हैं जो डिलिमिटेशन बिल जो अमित शाह कुछ दिनों में पेश करने से जा रहे हैं, मतलब ये माना जा रहा है कि जो दूसरा हफ्ता है अगस्त का, इसी हफ्ते में
लगभग ये पास करने की पूरी संभावना है। अगर नहीं भी हुआ और कब पास होगा ये मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो खबर ये भी है कि जो दक्षिण भारत के कुछ सांसद हैं उन्हें, जैसे डीएमके वगैरह हैं, तो उन्हें ये पूरी तरह से लग रहा है कि इस बिल में कोई खामी नहीं है और बिल बिल्कुल सही है, लेकिन एक विपक्ष होने के नाते हमें इसका विरोध करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर ये सभी सांसद ये चाह रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाए और इसका दायरा बढ़े और जो सीटों की संख्या है वो भी बढ़े और इसका फायदा संसद को हो, संसदीय जो है उनको हो और उसके बाद आम जनता को भी हो। ऐसा नहीं है दोस्तों। और अंदर अंदर ये भी खबर मिली है कि समाजवादी पार्टी की जो 80% सांसद हैं वो भी इस बिल को पूरी तरह से पास कराना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि ये बिल पूरी तरह पास हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का दायरा दोस्तों बहुत बड़ा है और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला सूबा है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में ही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सांसद हों या फिर बसपा के सांसद हों या फिर और छोटी पार्टियों के सांसद हो, ये पूरी तरह से चाहते हैं कि डिलिमिटेशन बिल पास हो और उनको एक नया अवसर मिले। इसमें कोई दोस्तों अगर सांसद जो हैं, जो विपक्ष के सांसद है, इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि अगर जैसे उन्हें नए क्षेत्र तो मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे मैंने पहले कहा है, ठीक है, और नुकसान तो किसी को होने वाला नहीं है, नया जीवन मिलेगा, पार्टी से अलग भी अगर वो सोचेंगे तो कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे सांसद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों जब ये बिल पारित होगा ना और संसद में, तो आप ये देखना कि जो विपक्ष के सांसद जिनका मन है कि ये बिल पास हो जाए, वो क्या करेंगे, वो कि तो सदन से गायब नजर आएंगे और या फिर किसी तरह से वो सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा गया है दोस्तों कि वह गायब ही नजर आए, यानी अब्सेंट ही नजर आए। तो अगर अब्सेंट हो रहते हैं तो इसमें बीजेपी का पाला भाई जाएगा और ये बिल आसानी से पास हो जाएगा और विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अब बाद में जब विपक्ष अपने सांसदों पर कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, हटाएगा, वो सब चीजें बाद में देखी जाएंगी, इतना कोई मायने नहीं रखता दोस्तों। और वैसे भी इस बिल में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, तो 2/3 बहुमत चाहिए और बीजेपी को 2/3 बहुमत के लिए कोई परेशानी करनी भी नहीं पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और जोड़ी जा रही है कि FCRA पर जो विपक्ष का हंगामा है वो लगातार देखा जा रहा है संसद में। राहुल गांधी ये पता नहीं क्यों तिलमिलाए हुए हैं कि FCRA बिल ना पास हो, इसके लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, पूरा जुगत झोंक रहे हैं। दरअसल पहले भी हमने अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि FCRA बिल दरअसल किसी देश वासी के लिए नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो अवैध रूप से बाहर से फंडिंग मंगाते हैं, उस फंडिंग का दुरुपयोग करते हैं, उसके लिए है। अब इसमें परेशानी किसी को होने वाली नहीं है। अब सरकार क्या करेगी, आप जो भी फंडिंग मंगाएंगे उसकी निगरानी सरकार करेगी, आपसे पाई पाई का हिसाब लेगी। आप अच्छे कार्य में लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, कितना पैसा है, ये सब FCRA के अंतर्गत जब बिल आ जाएगा तब आपसे सरकार पूरी तरह से जानकारी लेगी। इसमें निश्चित तौर पर किसी भी तरह की कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है कि पूछो मत। अब इस मामले पर तूल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि धर्मांतरण पर जिस तरह से भारत में पिछले कई सालों से धर्मांतरण की खबरें बहुत जोरों से निकल कर आई है, उस पर लगाम लगेगी। जो कई लोगों को जो पैसे देकर भीड़ इकट्ठा की जाती है उस पर लगाम लगेगी, कहीं आतंकवादी हमले होते हैं उस पर लगाम लगेगी, कहीं फिदाइन हमला होता है उस पर लगाम लगेगी, और कहीं अब जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बनाकर एक आंदोलन किया जाता है उस पर लगाम लगेगी। इस पर अमेरिका भी बहुत बिफरा हुआ है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अब FCRA पर हमारी एक वीडियो देख लेना और FCRA पर हम एक डिटेल वीडियो और बनाने वाले हैं आने वाले समय में, उस पर भी आप जरूर दोस्तों देखिएगा। अमेरिका भी इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि देखिए कि जिस तरह से उसने कहा कि अब ईसाइयत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो अमेरिका ये नहीं जानता कि जिस तरह से आप मिजोरम को ईसाइयत बनाना चाहते थे और मिजोरम के आसपास जितने भी राज्य हैं आप उन्हें ईसाई रूप में देखना चाहते थे, उसके लिए भरपूर फंडिंग करते थे। आपका एक एजेंट भी पकड़ा गया था और सरकार ने उसे पूछताछ भी की थी और पूरे सबूत भी मिले थे। ये अमेरिका को निश्चित तौर से समझना चाहिए और सरकार ये पूरी तरह से समझ चुकी है कि अमेरिका के सामने आप घुटने बिल्कुल नहीं टेकने की। जिस समय अमेरिका को लेकर पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार की एक किरकिरी हुई है, मोदी सरकार की किरकिरी हुई है, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किसने बंद कराया, तुम्हारे मतलब बाप जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, या माफ करिए मैं यहाँ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बाप जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पापा ने बंद करवा दिया। लगातार अमेरिका को पापा कहा जाता है सोशल मीडिया में, आप देखिएगा इस तरह की, और अमेरिका के सामने लगातार मोदी सरकार घुटने टेक दे रहे हैं। आखिर
लेकर मोदी सरकार की इतनी परेशानी क्या है, बेचैनी क्या है, वो भी समझना चाहिए। तो मोदी सरकार अब पूरी तरह से तय कर चुकी है कि अगर राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर जाना है और राष्ट्रवाद को हित को लेकर चलना है तो फिर अमेरिका के सामने घुटने टेकने बंद करेंगे और बंद करने होंगे, और FCRA बिल किसी भी तरह लाना होगा और अमेरिका को चोट पहुंचानी होगी। और अमेरिका को सबक सिखाने का सबसे पहला तरीका यही है कि FCRA बिल पूरी तरह पास हो। इससे अमेरिका घुटने पर आएगा, विपक्ष जो लगातार किरकिरी सरकार की कर रहा था वो करने से बंद होगा। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और संसद से लेकर और बातचीत तक नहीं हो रही है संसद में और लगातार स्थगित की जा रही है, उसका दोहरा रवैया पूरी तरह दोस्तों सभी के सामने आ चुका है, जनता के सामने आ चुका है। अमित शाह किसी भी हाल में उन्हें चाणक्य ऐसे नहीं कहते दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था कि चाणक्य की रणनीति और जो तरीका होता है काम करने का वो भिन्न होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में आपको इसी अगस्त के दूसरे हफ्ते में आपको चीजें देखने को मिल जाए। और बहुत बड़ी बात यह भी की जा रही है कि 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीन से प्रधानमंत्री मोदी कई चीजों का ऐलान कर सकते हैं, छात्रों को लेकर बात कर सकते हैं, उसके बाद किसानों को लेकर बात कर सकते हैं, परसीमन बिल को लेकर बात कर सकते हैं, महिला आरक्षण को लेकर बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि जो छात्र आंदोलन जो आरक्षण आंदोलन हो रहा है उसको लेकर बात कर सकते हैं, और फिर जो FCRA बिल है उसको लेकर तो चर्चा करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर अभी नहीं अमित शाह ने ये बिल पेश किया तो हो सकता है कि 16-17 तारीख को 15 अगस्त के बाद इस बिल को पूरी तरह से पेश कर दिया जाएगा और फिर पूरे देश भर में दोस्तों बिल लागू हो जाएगा और फिर पूरी तरह से धर्मांतरण पर रोक लगेगी दोस्तों। नमस्कार।